हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आज के लेक्चर में बहुत ही शानदार लेवल के। चलिए शुरू करते हैं। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर आप लोग रिवाइज करना और इनका जो सॉल्यूशन है वो अपने नोट्स में बना लेना। और इनका जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपको एम बाय अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यानी इसकी जो पीडीएफ्स है वो आपको वहां पर शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखने हैं और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उनको प्रॉपर समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, यहां से ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी आप लोग जानते हैं, जो इंजन होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में, जो इंजन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इंजन की अगर हम बात करें, जैसे जनरेटर की बात करें हम, ठीक है, जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर काम करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पावर की। कोई भी यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें या मैकेनिकल, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर दे रखी है। एक सेकेंड, हिंदी में आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, यांत्रिक शक्ति। ठीक है ना, ये हो जाएगी यांत्रिक शक्ति। एक बार चेक कर ले। तो एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर या यांत्रिक शक्ति की जो एसआई इकाई है वो हो जाएगी आपकी वाट। क्या हो जाएगी गाइस, वाट हो जाएगी। हमें पता है 1 वाट बराबर होता है 1 जूल/सेकेंड के। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर/सेकेंड के। ठीक है, यानी कि क्योंकि हमें पता है ना कि पावर की फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहां से इसकी यूनिट निकल के आएगी न्यूटन/सेकेंड। और एक पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी एक ही बात है। और वर्क डन को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर अपॉन में टाइम का सेकेंड। तो न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड एक यूनिट हो जाएगी किसकी, पावर की। ठीक है, और जो पावर की एसआई यूनिट है उसको हम वॉट कहते हैं। पावर की जो एसआई यूनिट है उसको हम वॉट कहते हैं, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वॉट। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ये थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मतलब है, यानी दो सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोल सकते हैं, है ना। हमने ये आपको एक पॉइंट हमने समझाया था कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी में फ्लो करती है ना। यानी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है। और हीट कब तक फ्लो होगी, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ये, एक बॉडी है ये, और एक बॉडी है ये। अगर इस बॉडी की अगर हम बात करें तो ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। इस बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो हीट फ्लो होगी वो हायर टेम्परेचर से, अगर हम इन दोनों को पास में रख दें या इन दोनों को टच करवा दें, तो जो हीट होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ इस तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, ये होती है हीट फ्लो, हीट फ्लो। और ये जो हीट फ्लो है कब तक हीट फ्लो होगा, जब तक कि दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। मान लो ये जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, ये वाली बॉडी, इसका टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस और इसका भी टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर हो जाए 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस, तो अब जो हीट है वो फ्लो होना रुक जाएगी। अब नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो, याद रखना, नो हीट फ्लो टेकन प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों, यहां पर अगर आप देखेंगे बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों की बॉडी में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, 20 डिग्री सेल्सियस का। ये T1 डिग्री सेल्सियस है और ये T2 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों में अगर टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो वो कितना निकल के आएगा, T2 या T1 माइनस T2 कर दो या T2 माइनस T1 कर दो। हायर टेम्परेचर में लोअर टेम्परेचर माइनस कर देंगे तो इस तरीके से आपको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतनी तेजी से हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसीलिए हीट फ्लो हो रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक है ना,
और जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो उस कंडीशन में हीट फ्लो रुक जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है गाइस वो सेम हो जाएगा। तो बस यही लॉजिक है यहाँ पर आपको याद रखना है कि दो निकाय जब तापी साम्य में कहे जाते हैं, यानी कि टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तब आप याद रखेंगे देयर कैन नॉट बी हीट फ्लो बिटवीन देम इवन इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात होगी सेम टेम्परेचर पर जब होंगे। देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं होगा। सी ऑप्शन आप ध्यान से देखें, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा। हमने क्या बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दो बॉडी के बीच में जो हीट फ्लो हो रही थी वो हीट फ्लो रुक जाएगी। कब रुक जाएगी? जब दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पर होंगी। तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी, अगर दो बॉडी एक दूसरे के सेम टेम्परेचर पर है, जैसे एक बॉडी T1 डिग्री सेल्सियस पर है, एक दूसरी बॉडी T2 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों बॉडी जब सेम टेम्परेचर पर होंगी तो उन दोनों के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं होगी, कोई भी हीट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की वेलोसिटी से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडिया, की जो वेलोसिटी है साउंड की वो क्या मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है? ये तो गलत हो गया, क्योंकि मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी किस वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो ये तो फॉल्स हो गया। इज मैक्सिमम इन गैसेस, क्या वेलोसिटी साउंड की गैस में मैक्सिमम होती है? ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो सॉलिड है उसमें साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है और गैस में साउंड की स्पीड मिनिमम होती है। तो यहाँ पर गिवन है साउंड की स्पीड जो है ना वो मैक्सिमम है सॉलिड में एंड मिनिमम है लिक्विड में। ये भी गलत है, क्योंकि लिक्विड में मिनिमम नहीं होती है। साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में और मिनिमम होती है गैस में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैस। ठीक है ना? तो जो साउंड की स्पीड है मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, मिनिमम होती है गैस में, तो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हिंदी में आप देख लें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि का जो वेग है ठोसों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहां पर आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, यानी आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो सही नहीं है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। तो गाइस अगर हम यहां पर बात करें, साउंड वेव्स इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम गैस की बात करें, गैस में जो साउंड वेव्स की जो यहाँ पर जो साउंड वेव्स होती हैं गैस में वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। बिल्कुल सही है, साउंड वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। यानी जो साउंड है जब वो प्रोपोगेट करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं, मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट गिवन है, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये गलत दे रखा है, क्योंकि जो साउंड वेव्स है ना, अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स हैं, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी में गिवन है, साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड आर लाउडर, वो साउंड वेव जिनका एम्पलीट्यूड हायर होता है वो लाउडर होती हैं। यानी जो लाउडनेस है साउंड की वो सिंपल सी बात है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वो लाउड साउंड होगी, अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो
कम, उसकी जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कम होगी। इसका मतलब आपको याद रखना है साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड आर लाउडर, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। साउंड वेव्स विद हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर शार्प, बिल्कुल सही बात है। जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है वो शार्प होती है, यानी जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होगी उनकी पतली आवाज होगी, एकदम शार्प फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी पिच अच्छी होगी, ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन, क्योंकि यहां पर पूछा गया था फॉल्स वाला स्टेटमेंट। क्लियर है ना? तो यहां पर हम क्लिक कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा बी। आगे बात करते हैं, हिंदी में देख लो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है, ध्वनि तरंगे, उनको हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, ना कि पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो गलत दे रखा था वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इन ए मायोपिक पर्सन हैज ए पावर ऑफ -1.25 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ हिज लेंस। अगर कोई किसी के अंदर, किसी की आंख में जो डिफेक्ट है वो मायोपिक डिफेक्ट है। मायोपिक का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि जिनको पास की चीजें सही दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर दूर की जो चीजें हैं वो धुंधली दिखाई पड़ती हैं। तो हम कहते हैं कि उनकी जो आंख में डिफेक्ट है वो है मायोपिक डिफेक्ट। यानी जिन लोगों को मायोपिया होता है, जिन लोगों को मायोपिया होता है उनको पास की चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीजें उनको धुंधली दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे पर्सन के आंखों के डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिक डिफेक्ट। ठीक है, अब इसकी पावर गिवन है तो यहां पर पहले आप नोट कर लें, इसको अच्छे से देख लें, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना? जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। तो यहां पर लिखा है किसी निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को -1.25 डायोप्टर पावर है, उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो सबसे पहले जो मायोपिया है इसके बारे में आपको पॉइंट याद रखना है। मायोपिया, ठीक है, मायोपिया से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखना है। मायोपिया में आपको दो पॉइंट याद रखना है। पहली, इनको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट इनको साफ दिखाई पड़ते हैं, क्लियर दिखाई पड़ते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये इनको ब्लर दिखाई पड़ते हैं, धुंधले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? अब इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस में हमेशा याद रखना फोकस दूरी या फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो भी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो पावर दे रखी है वो पावर दे रखी है कितनी? -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो हमें यहीं से पता चल गया क्योंकि नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर का मतलब है कि ये कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस, पहली चीज। तो इसका मतलब अब इसकी हम क्या निकाल लें? फोकल लेंथ। तो पावर का फॉर्मूला होता है गाइस 100 अपॉन में फोकल लेंथ, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकस दूरी, अगर हम मीटर में कंसीडर करें। तो ऑप्शन में देखो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा फोकल लेंथ का 100 अपॉन में पावर, पावर कितनी है? 1.25, 1.25। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता चलेगी जो फोकल लेंथ है नेगेटिव में आएगी। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव शो नहीं कर रखा क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलरेडी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और याद रखेंगे अवतल लेंस, दैट इज आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो किसको किसको अच्छे से समझ आ गया? हमने क्या बताया कि जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर होती है नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में होती है? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, इसीलिए पावर नेगेटिव होती है। ठीक है, और दूसरी बात मायोपिया क्या होती है? मायोपिया में जिनके आंखों में मायोपिया वाली प्रॉब्लम होती है उनको पास की चीजें तो सही दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से देखो यहाँ पे दो बच्ची बैठी हुई हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक बच्ची को पास की दूर की चीज बड़ी धुंधली दिखाई पड़ेगी, इस बच्चे को प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये बच्ची देखो थोड़ा देखने में बहुत स्ट्रगल कर रही है, इसको इस तरीके से बोर्ड का पर जो लिखा हुआ है वो धुंधला दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से, है ना? तो इससे जो प्रॉब्लम है वो है मायोपिक प्रॉब्लम। इसकी आंखों में जो प्रॉब्लम है बच्चे को वो है मायोपिया। अब ये डॉक्टर को दिखाएगी जाके,
ठीक है। तो जब ये डॉक्टर को दिखाएंगे जाके तो वहां पे पता चलेगा कि भाई दूर की चीजें बच्ची को नहीं दिखाई पड़ रही है सही तरीके से, तो इसके जो आंखों में प्रॉब्लम है वो कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिक डिफेक्ट है। तो अब इसको जो चश्मा लगा के दिया जाएगा उस चश्मे में कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है ना। इनके चश्मे में कौन सा, बच्चे के चश्मे में कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और ये क्वेश्चन दे रखा है लेटेंट हीट से रिलेटेड। तो पहले हम कुछ लेटेंट हीट के बारे में आपको बता देते हैं, लेटेंट हीट की जरूरत कब पड़ती है। देखो मतलब लेटेंट हीट है क्या, ये लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हम आइस ले लेंगे, आइस क्या ले लें, आइस, तो जो आइस है ना ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने आइस ले, ये जो आइस है ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, जब हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा क्यू जूल की जब आप हीट दोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी आपने आइस ली, बर्फ ली, और बर्फ को आपने कढ़ाई पर रख दिया और उसको नीचे से हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। आप उस बर्फ को हाथ से पकड़े रहो, आपको गर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जबकि हम हीट दे रहे हैं, वो हीट जा कहाँ रही है, कहाँ जा रही हीट, जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है। यानी आपने बर्फ ली, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाती है पानी, ठीक है। तो बर्फ को आपने गर्म करना स्टार्ट किया, अब वो हीट जा कहाँ रही है, जबकि हमें पता है हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा तो है नहीं वो हीट डिस्ट्रॉय हो रही है, खराब हो रही है। तो वो हीट हम जब करते जा रहे हैं, हीट जो हम देते जा रहे हैं उस आइस को, वो हीट जा रही है आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग करने में, आइस के जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल के बीच में उनको कमजोर करने में वो हीट जा रही है, जिससे कि जो आइस है ना वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देगी, और जब पिघलेगी तो उसकी स्टेट बदल जाएगी और वो बन जाएगी वाटर। क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। लेकिन टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर भी अभी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, लेकिन अवस्था बदल गई, चेंज इन स्टेट हो गया, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांजिशन हो गया। तो जब स्टेट में ट्रांजिशन हो जाए और टेम्परेचर यहां पर चेंज ना हो, तो जो हीट हमने दी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। बात समझ आ रही है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और जो गुप्त ऊष्मा है इसका फॉर्मूला होता है मास, जिसको हम पिघला रहे या फिर जिसकी हम मटेरियल की बात करें उसका मास, इनटू में हीट, लेटेंट हीट। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ जो भी दे रखा हो वो कैपिटल एल से हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको मास गिवन है, यहाँ पर देखो आइस का मास गिवन है, ए पीस ऑफ आइस 100 ग्राम इन मास, एक आइस का टुकड़ा है जो 100 ग्राम का है, इस कैप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 ग्राम का टुकड़ा रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसको हमने द अमाउंट ऑफ हीट इट रिक्वायर्स टू मेल्ट, इसे पिघलाने के लिए कितनी अमाउंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि यहाँ पर एल की वैल्यू दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग दे रखी है 333.6 जूल पर ग्राम। तो हमें पता है जस्ट हीट निकालनी है, क्यू बराबर मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है, इनटू में एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 333.6 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 33360 जूल इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी। बस दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था और शानदार लेवल का क्वेश्चन था। तो 100 ग्राम द्रव्यमान का कोई बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने के लिए इससे कितनी ऊष्मा मात्रा आवश्यकता, कितनी ऊष्मा मात्रा आवश्यक होगी, वर्ष के पिघलने की जो गुप्त ऊष्मा है वो दे रखी है आपको 333.6 जूल पर ग्राम। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वापस आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बार मैग्नेट इज करेक्ट। बार मैग्नेट आप सभी लोग जानते हैं, बार मैग्नेट जो है वो एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बार मैग्नेट यहाँ पर दिख रही होगी, ये है बार मैग्नेट। अब इसमें क्या है, बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि क्या सही होगा। मान लो ये बार मैग्नेट है, एक तरफ होगा नॉर्थ पोल और एक तरफ होगा साउथ पोल, ये इसका सेंटर मान लिया। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया, इसको क्या कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको 20 से काटा। जब इसको 20 से काटोगे ना, हमेशा याद रखना बार मैग्नेट के जितने भी टुकड़े करोगे
जो टुकड़े आपको मिलेंगे उन सभी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है अपने आप। तो ये दो टुकड़े हमने काट लिए इसके, ठीक है। तो इधर अगर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे अपने आप साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पे क्या था, साउथ पोल था, तो यहाँ पे अपने आप नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जो अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट पोल, अपोजिट पोलरिटी के जो पोल होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, याद रखना। साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने उल्टा करके लिख दिया, ऐसे यहाँ पे दोनों पोल को रख दिया, दोनों मैग्नेट को, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, और दूसरे मैग्नेट को उल्टा करके रख दिया, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, तो अब ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाएंगे और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, ये बार मैग्नेट आप लोग याद रखेंगे। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज लार्जर देन दैट ऑफ द साउथ पोल। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है मैग्नीट्यूड में सेम रहती है। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है गाइस वो मैग्नीट्यूड में सेम रहती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है मैग्नीट्यूड में। इन दोनों की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो मैग्नीट्यूड में सेम रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ए स्टेटमेंट गलत बोल दिया। इन्होंने कहा कि द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी किससे? साउथ पोल की स्ट्रेंथ है। गलत है, क्योंकि जैसे हम कूलाम के नियम में दो चार्जेस की बात करते हैं ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन उन दोनों का पोलरिटी डिफरेंट अगर हम ले लें ना, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम डायपोल की बात करते हैं, सॉरी कूलाम के नियम में हम डायपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने देखा कि दो चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन पोलरिटी डिफरेंट लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो चार्ज का वो सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे बार मैग्नेट होती है। तो बार मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, याद रखिएगा। सेकेंड की बात करें, व्हेन ए पीस ऑफ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस द नॉर्थ एंड साउथ पोल गेट सेपरेटेड। ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात। बार मैग्नेट को जितने भी टुकड़े करोगे, बार मैग्नेट के जितने टुकड़े करोगे, उनमें हर टुकड़े में नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो जाता है, याद रखिएगा। यही चुंबक की खासियत है बार मैग्नेट की। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इधर ये हमारे पास बार मैग्नेट है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, आपने इसको बीच से कट कर दिया, बीच से कट कर दिया तो ये नॉर्थ पोल अलग हो गया और ये जो साउथ पोल है अलग हो गया। ये गलत है। जितने भी टुकड़े होंगे, चाहे आप इसके 1000 टुकड़े कर दो, बार मैग्नेट के आपने 1000 टुकड़े कर दिए, तो जितने भी टुकड़े होंगे उन सभी टुकड़ों में, उन सभी पीसेस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल होंगे, ठीक है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है बी। सी में क्या दे रखा है? व्हेन ए पीस ऑफ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस टू न्यू बार मैग्नेट आर फॉर्म्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको जरा देख लीजिए, ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करें, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। एक बार सी स्टेटमेंट को देखें, व्हेन ए पीस ऑफ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस टू न्यू बार मैग्नेट आर फॉर्म। बिल्कुल सही बात है कि जब हम एक बार मैग्नेट को 20 से कट कर देंगे तो उस दो नई बार मैग्नेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एकदम ट्रू है। डी क्यों गलत है देख लेते हैं। द पोल ऑफ बार मैग्नेट आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या बताया, बार मैग्नेट के जो पोल हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन नेचर में अपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? आंसर आ जाएगा आपका बहुत ही प्यारा सा सी ऑप्शन, ठीक है ना। हिंदी में आप देख सकते हैं एक बार, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑलरेडी आप पढ़ लो। किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य की अपेक्षा में अधिक होता है। ये गलत है, दोनों के सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ए पर्सन rings a metallic bell near a strong concrete wall. He hears the echo after 0.3 सेकेंड। ये देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, एक सेकेंड का समय दीजिए मुझे। चलिए, तो यहां पे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। ए पर्सन रिंग्स ए मेटेलिक बेल नियर ए स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट वॉल, he hears the echo after 0.3 सेकेंड।
इफ द साउंड मूव्स विद स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार इज द बॉल फ्रॉम हिम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ये क्या है, वॉल है, ये दीवार है, और यहाँ पर एक बढ़िया सी घंटी है, यहाँ पर एक क्या है, बढ़िया सी घंटी है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर एक बढ़िया सी घंटी है। अब इस घंटी को बजाया किसी ने, इस घंटी को बजाया किसी ने, तो इसकी जो साउंड है वो यहाँ पर गई और टकराकर वापस आ गई, ठीक है, टकराकर वापस आ गई। तो इसने कितनी डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस टोटल मान ली डी, ये जो साउंड गई वो इससे टकराई दीवार से और वापस आ गई, इसी को इको कहते हैं। तो ये जो इको है, इस टोटल इसकी लेंथ कितनी है, डी है, जाकर आने की। और इसने कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया कितना, 0.3 सेकेंड का, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, कोई व्यक्ति कंक्रीट की किसी मजबूत दीवार के पास धातु की घंटी बजाता है, वह 0.3 सेकेंड के पश्चात उसकी प्रतिध्वनि सुनता है। मतलब इसने जो घंटी बजाई, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस हुई, वो साउंड निकली और वो साउंड इस दीवार से टकराई, इस दीवार से टकराई, ठीक है, इस दीवार से टकरा के वापस आई कितने सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में। इसका मतलब है जब साउंड टकरा के वापस आएगी तो उस व्यक्ति को, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस घंटी को बजाया तो साउंड प्रोड्यूस हुई, अब वो साउंड इस दीवार से टकरा के वापस आई, तब इसको दोबारा सुनाई पड़ी, तो इसे उसी को बोलते हैं इको, ठीक है, इको सुनाई पड़ी उसे 0.3 सेकेंड में। और जो वेलोसिटी दे रखी है साउंड की, वो दे रखी है कितना, 340 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछिए कि ये जो घंटी है और ये दीवार है, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी x मान ली, तो x हो जाएगी d/2, यही हो जाएगी। इन घंटी के बीच की और दीवार के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, जिसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो पहले d की वैल्यू निकाल लो, d क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू में टाइम। वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 340 इंटू टाइम कितना है, 0.3। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 102 मीटर आपको डिस्टेंस मिलेगी। तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा, यानी घंटी और दीवार के बीच की जो डिस्टेंस है वो d/2 यानी 102/2, आंसर आ जाएगा 51 मीटर। 51 मीटर आपका राइट आंसर, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो 51 मीटर होगी। क्लियर हो गया, सिंपल सा लॉजिक था। ये किसी व्यक्ति ने घंटी बजाई, अब वो घंटी दीवार से टकराकर वापस आ गई 0.3, मतलब वो जो घंटी है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई, वो साउंड कितनी स्पीड से गई, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो दीवार से टकरा के वापस आ गई कितने समय में, 0.3 सेकंड में। तो हम टकरा के वापस आ गई तो टोटल डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। तो v यानी साउंड ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, साउंड ने डिस्टेंस कवर की, घंटी दीवार, साउंड गई दीवार से वापस आ गई, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर की उसने 102 मीटर की। अब जो घंटी है यानी वेल और वॉल, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी 51 मीटर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए हैं, ठीक है, अच्छे से इसको कवर करिएगा। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आप आंसर कर दोगे ये वाला 102 मीटर, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन गिवन है और डायरेक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है। देयर आर टू स्टेटमेंट, देखिए एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट देयर आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। You have to examine these two statements carefully and select the answer using the code given below। यानी आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है कोड के अकॉर्डिंग। जैसे स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, ये है आपका स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में गिवन है व्हेन ए गन इज फायर्ड इट रिकॉइल, दैट इज इट पुश बैक विद मच लेस वेलोसिटी देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब गन फायर होती है ना, जब गन फायर होती है, ये मान लो गन है, ठीक है, ये गन है, जब गन फायर होती है तो इससे जो गोली निकलती है, इससे जो बुलेट निकलती है, उस बुलेट की स्पीड अगर हम v1 मान लें और इस गन की स्पीड हम v2 मान लें, रिकॉइल वेलोसिटी, तो ये जो v2 है बहुत लेस होती है किससे, v1 से। यानी जो बुलेट की स्पीड है बहुत ज्यादा होगी, इस गन की जो स्पीड है, गन में पीछे की तरफ जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है, जो झटका लगता है पीछे की तरफ, वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों, स्टेटमेंट 2 में दे रखा है velocity of the recoiling gun is less because the gun is much heavier than the bullet। बिल्कुल सही है, यानी गन की जो मास है, गन का मास हमने m2 मान लिया और बुलेट का जो मास है वो m1 मान लिया, तो गन का जो मास है मच ग्रेटर होता है बुलेट से, है ना। गन का मास बहुत ज्यादा होता है बुलेट के मास से, इसीलिए गन पर जो बुलेट की वजह से स्पीड आती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एकदम करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है ना
वो स्टेटमेंट 1 को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। चेक करो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका एकदम ट्रू हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देते हैं, पहले तो आपको इंडिविजुअली चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं कि नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या वो फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, फिर ये भी चेक करना है, तो आपका आंसर ए हो जाता है, ठीक है ना। हिंदी में आप देख सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी इसको आप चाहे बंदूक मान लो या फिर आप इसको तोप मान लो, तो इससे जो गोला दागा जाएगा उस गोले की स्पीड ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और उसके कंपैरिजन में इस तोप की जो स्पीड है पीछे की तरफ जो झटका लगेगा बहुत कम होगा, क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से, हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जब कोई बंदूक दागी जाती है तो यह प्रतिक्षिप्त होती है, अर्थात यह गोली के वेग की तुलना में काफी कम वेग से पीछे धक्का देती है। तो प्रतिक्षिप्त होती बंदूक का वेग कम होता है क्योंकि बंदूक गोली की तुलना में अधिक भारी होती है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, if an observation alpha particle, beta particle and gamma rays have same energies, their penetrating power in a given medium in increasing order will be। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? गामा की, फिर उससे कम किसकी होती है? बीटा की, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा की। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? अल्फा को पहले लिखेंगे, फिर इससे ज्यादा किसको? बीटा को, फिर सबसे ज्यादा किसको? गामा को। तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फा बीटा गामा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा गामा रेस की होती है, फिर कम होती है बीटा रेस की, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेस की होती है। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले हम अल्फा को लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा बीटा, फिर सबसे ज्यादा गामा को लिखेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा विल बी राइट आंसर, यानी क्लिक करोगे तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट में गिवन है, ए पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर approaches the mirror by 40 centimeter. The new distance between the person and his image in the plane mirror is। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, किसी समतल दर्पण के सामने। देखिए तो सबसे पहले हमने ये एक समतल दर्पण बना लिया। ये क्या बना लिया? एक समतल दर्पण, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर बोलेंगे। इधर हमने मान ली पॉलिश है, इधर क्या है गाइस? इधर है पॉलिश, ठीक है, इधर पॉलिश है, और यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं? ए पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर ये मिरर से यहाँ पर खड़े हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो प्लेन मिरर है, जितनी दूरी प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर क्या बनती है? इमेज बनती है। तो इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ बनेगी, ये है इमेज, और ये कितनी? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई। प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर क्या बनती है? इमेज बनती है। अब क्वेश्चन में बोला क्या? यहाँ पर बोला है, यहाँ पर ए पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर अप्रोचेस द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। ये मिरर को अप्रोच कर रहा है, मतलब मिरर की तरफ जा रहा है 40 सेंटीमीटर। तो अगर ये मिरर की तरफ कितना? 40 सेंटीमीटर आ गया, मतलब अब ये यहाँ पर आके खड़ा हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ गया, यानी 40 सेंटीमीटर। तो अब इसकी डिस्टेंस कितनी रह गई? इसकी डिस्टेंस अब कितनी रहेगी? क्या ये 60 सेंटीमीटर रहेगी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, ओ डैश की? तो अगर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर रहेगी इस प्लेन मिरर से, तो इसकी इमेज भी तो यहाँ आ गई होगी, इसकी इमेज भी यहाँ पर आ गई होगी, इसकी इमेज भी यहाँ पर आ गई होगी 60 सेंटीमीटर पर। तो अब इन्होंने पूछा है कि द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज, यानी अब आपको न्यू डिस्टेंस बतानी है ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज की। तो यहाँ पे कितनी? 60 + 60 120 सेंटीमीटर, और वो हो जाएगी 1.2 मीटर। देख लो कितना शानदार क्वेश्चन था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.2 मीटर विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। समझ आ गया सभी को? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये वाला। तो कितना आंसर आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर या फिर 1.2 मीटर विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट में गिवन है, ए मेटालिक प्लेट स्टिक फर्मली ऑन द माउथ ऑफ ए वाटर वेसल मेड फ्रॉम अनदर मेटल। ध्यान से समझिए, बाय वे ऑफ हीटिंग one can detach the plate from the vessel. This is because heat expand। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन गिवन है, जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, ए मेटालिक प्लेट, यहां पर एक मेटालिक प्लेट है, स्टिक फर्मली ऑन द माउथ ऑफ ए वाटर वेसल्स। मान लो ये कोई वाटर वेसल है, ठीक है, ये बर्तन है, वाटर वेसल है इस तरीके से, ठीक है, ये वाटर वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेट है, इस तरीके से चिपक गई है। ये जो प्लेट है वो इस तरीके से गाइस चिपक गई है। ये जो प्लेट है ये इस तरीके से इसके वाटर वेसल के माउथ पर चिपक गई है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बोला, ए मेटालिक प्लेट स्टिक्स फर्मली ऑन द माउथ ऑफ ए वाटर वेसल्स मेड फ्रॉम अनदर मेटल। मतलब इसका ये है कि ये भी मेटल से मिलकर बनी है, ये किससे मिलकर बनी है, मेटल से मिलकर बनी है गाइस, और ये प्लेट भी मेटल से मिलकर बनी है, ठीक है ना। अच्छे से समझिए, ये जो वाटर का वेसल है, जो पानी का बर्तन है, ये धातु से मिलकर बनी है, और ये जो प्लेट है ये भी धातु से मिलकर बनी है। अब हमें पता है दोनों धातुओं का जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग होता है, दोनों धातुओं का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। द वेसल एक्सपेंड मोर व्हाइल प्लेट एक्सपेंड लेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनमें जब एक्सपेंशन की बात आएगी, ओके किंग, ओके वेरी गुड, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर भाई क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर इन्होंने कहा है एक पानी की बर्तन है जो धातु की बनी हुई है, उसके ऊपर एक धातु की प्लेट चिपक गई है। जब हम गर्म करेंगे तो जो वेसल होगा वो ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, जो प्लेट होगी वो कम एक्सपेंड करेगी, जिसकी वजह से दोनों डिटैच हो जाएंगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगी। बस ये सिंपल सा लॉजिक था। तो यहाँ पे द वेसल मोर देन द प्लेट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज हीट एक्सपेंड, हीट क्या करेगी, वो एक्सपेंड होगी, वो हीट जो होगी वो एक्सपेंड कर देगी वेसल को, पानी के बर्तन को ज्यादा एक्सपेंड कर देगी और प्लेट को कम एक्सपेंड करेगी, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में देख ले, धातु की एक प्लेट अन्य धातु से बने जल पात्र के मुख पर दृढ़ता से लगी है। तापन के द्वारा इस प्लेट को पात्र से अलग किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊष्मा प्लेट की अपेक्षा पात्र का अधिक प्रसार करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सी। एक बार चेक कर लें, ठीक है ना, हिंदी में भी देख लें एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखो, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही जानदार लेवल का, ये एकदम शानदार क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर सर्कुलेटिंग विद सेम स्पीड इन सर्कुलर पाथ। तो हम यहाँ पर पहले सर्कुलर पाथ बना रहे हैं। क्या बना रहे, हमने ये एक सर्कुलर पाथ बनाया, ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़िए, देखिएगा, हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया गाइस। क्या बनाया हमने, सर्कुलर पाथ। इसका है सेंटर, ये हमने सेंटर सी लिया, सर्कुलर पाथ का ये हमने सेंटर सी मान लिया। अब हमें पता है इसकी रेडियस क्या होगी सर्कुलर पाथ की, हमने उसको स्मॉल r मान लिया। अब ये है किसी पार्टिकल का मास, तो ये जो किसी पार्टिकल का मास है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में r। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर सर्कुलेटिंग विद सेम स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सेम दे रखी है, मतलब यहाँ पर v कांस्टेंट है। v क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए कांस्टेंट है। विद सेम स्पीड इन सर्कुलर पाथ ऑफ इक्वल रेडियस, और यहाँ पे गाइस दोनों के लिए रेडियस भी इक्वल दे रखी है, तो रेडियस भी कांस्टेंट होगी, रेडियस भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे स्पीड और रेडियस अगर कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पर जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज अमंग द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज अबाउट 2000 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो प्रोटॉन का मास गिवन है वो करीब 2000 गुना ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो अपकेंद्री बल होगा, वो प्रोटॉन का 2000 गुना ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा उससे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा किस पर,
प्रोटॉन पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स 2000 गुना ज्यादा होगा, 2000 गुना ज्यादा होगा किससे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर उससे। बात क्लियर है ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए मास के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए स्पीड और रेडियस सेम दे रखी है, तो इसीलिए जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। और यहां पर दे रखा है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना 2000 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो 2000 टाइम्स ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स से। देखा कितना शानदार क्वेश्चन है। तो अब यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे इसके ऑप्शंस को। अब यहां पर जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर गिवन है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 2000 टाइम्स मोर, ये तो गलत हो गया, ये तो भाई गलत हो गया। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज अबाउट 2000 टाइम्स मोर देन दैट रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी सी और डी की देख लो क्यों गलत है। डी में दे रखा है नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एनी चार्ज, ये तो गलत हो गया। इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी गलत हो गया। बात क्लियर है। तो सबसे ज्यादा यानी किस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, 2000 टाइम्स ज्यादा प्रोटॉन पर। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लें अच्छे से। बिल्कुल आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या गिवन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरीज। मोबाइल फोन बैटरीज में कौन सा इनमें से मेटल यूज करते हैं, बताइए जल्दी से, एक बार जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहां पर मेटल है जो मोबाइल फोन बैटरी में यूज होता है। तो यहाँ याद रखना लिथियम, यहाँ पे गिवन भी है लिथियम जो मेटल है, लिथियम। आपने लिथियम बैटरी के बारे में सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी इस तरीके से आपने सुना होगा, जिसको हम सिंपल ऐसे लिखते हैं लिथियम आयन। ठीक है, लिथियम आयन ये ऐसे लिखा जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी जो होती है ये रिचार्जेबल बैटरी है। कैसी है, रिचार्जेबल, यानी जिसको हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हमें पता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें हमें रिचार्ज करने वाली बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपने कुछ सेल देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा जो घड़ी होती है ना, घड़ी में कुछ सेल ऐसे यूज होते हैं जिनको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। घड़ी में सेल यूज होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं, जो एक बार चार्ज होने के बाद, मतलब एक बार इसमें चार्ज स्टोर किया जाता है, फिर जैसे ही डिस्चार्ज हो गई वो बैटरी खराब हो जाती है, तो उसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे मोबाइल में बैटरी यूज होती है या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ज्यादातर बैटरी यूज होती है वो रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी बैटरी को हम कहते हैं रिचार्जेबल बैटरी। और ये लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा लिथियम। क्या आ जाएगा, लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का गिवन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ग्राउंड है, ये गाइस क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये हमने ग्राउंड ले लिया और इस ग्राउंड पर एक m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है। इसको यहां से ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पर उठा के रख दिया गया, 3 मीटर की हाइट पर उठाकर रख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, 3 मीटर की हाइट पर उठाकर इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। An object is raised to a height of 3 meter from the ground. It is then allowed to fall on to a table 1 meter high from the ground. अब यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, यहाँ पर टेबल रखी हुई है, ये मान लो टेबल है, इसको नीचे फॉल करवा दिया तो ये नीचे गिर गया। ये कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया जो कि ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर है, ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर है। अब जब नीचे गिर गया तो इसमें कितना चेंज आया होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू एच। एच यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यानी कि 3 mg के बराबर इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं। और यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल कितनी एनर्जी होगी, m इंटू जी इंटू एच। एच का मतलब यहाँ पर 1 दे रखा है, तो mg के बराबर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये है इसके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इन्होंने पूछा है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे भाई याद रखना, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इनिशियल परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल, ऐसे करके निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इनिशियल कितनी थी 3 mg थी, माइनस फाइनल कितनी होगी mg डिवाइडेड बाई mg, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 3 mg है ना, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 याद रखिएगा 2/3 हो जाएगी। यानी कि यहां पर इसके पास जब किसी m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को हमने 3 मीटर की हाइट पर उठाकर रख दिया, तो इसके पास यहां पर एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 3 mg के बराबर। जब वो 2 मीटर नीचे गिर गया, तो इसका मतलब नीचे जमीन से वो कितनी ऊंचाई पर रखी होगी, 1 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहां पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg होगी। तो जो 3 mg से mg हो गई, मतलब 2/3 हो गई ना, क्या होगी 2/3 हो गई, यही तो है इसका मतलब। तो यहां पर अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, अब यहां पर एक एक करके ऑप्शन पढ़िए। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बाय 2/3 इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। बताइए टोटल एनर्जी का, नहीं टोटल एनर्जी की यहां पर बात नहीं हो रही है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बाय 1/3 इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 2/3 व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 1/3। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 1/3 व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय। यहां पर एक बात याद रखना, यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, तो जो 3 mg है ये टोटल एनर्जी भी हो सकती है, ये टोटली एनर्जी होगी ना, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी होगी 3 mg के बराबर। और यहां पर भी देखेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी होगी mg के बराबर। तो आप ये भी कह सकते हो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड बाय 2/3 इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज ए ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हिंदी में अभी आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी गिवन है। तो आपने इंग्लिश में यहां पर अच्छे से पढ़ लिया, आंसर क्या आ गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, हिंदी में भी आपका गिवन होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये रहा हिंदी में, किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर इसे एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो याद रखना, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो इस पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दोनों में चेंज देख लो कितना डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 2 पीसेस ऑफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इंग्लिश में गिवन है ये, जरा यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। 2 पीसेस ऑफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, तो पहले हमने यहाँ पर एक पीस बनाया, ये एक पीस है कंडक्टर का। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पीस, जैसे जैसे बोलता जाए ना वैसे वैसे आप बनाते हुए चलो। यहाँ पर एक पीस ये है कंडक्टर का, ठीक है, और एक पीस है ये कंडक्टर का। 2 पीसेस यहाँ पर दे रखे हैं, 2 पीस यहाँ पर दे रखे हैं। 2 पीसेस ऑफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम है तो इसकी जो रजिस्टिविटी है गाइज वो सेम रहती है। इसकी रजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रजिस्टिविटी रो होगी। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल दे रखी है, तो इसकी L मीटर है, इसकी भी हमने L मीटर मान ली। ठीक है, 2 सेम मटेरियल की कंडक्टर है तो इनकी रजिस्टिविटी सेम होगी, दोनों की लेंथ सेम दे रखी है। और क्या बोला इन्होंने, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ओके, ठीक है ना, विद ए सेल वन ऑफ 2 पीसेस हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल दैट ऑफ द अदर। इनमें से किसी एक पीस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डबल है, तो हमने इसको मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने 2a मान लिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a होगा। ठीक है ना, ये सिचुएशन आपने लिख ली। तो हम क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो इंटू में L डिवाइडेड बाई A, इसे हम R1 मान लेते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो कितना हो जाएगा, रो इंटू में L डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि जो R2 है क्या वो R1 से ज्यादा है। यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, जो R2 है वो 2 टाइम्स है R1 से। R2 जो है वो 2 टाइम्स है R1 से। सॉरी, यहां पर हमने अपोजिट लिख दिया है। यहाँ पे R2 की वैल्यू देखो कम है, 2 टाइम्स कम है, तो इसका मतलब जो R1 है क्या वो ग्रेटर है किससे, R2 से, और कितना ग्रेटर है 2 टाइम्स। तो R1 की वैल्यू 2 टाइम्स है R2 से।
ये बात समझ आ गई आपको? यानी कि ये वाला थिक है, ये वाला थिक है कंडक्टर, और ये वाला थिन है कंडक्टर, पतला कंडक्टर है। ठीक है, यही तो है इसका मतलब। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको जब बैटरी से जोड़ा होगा तो हीट जो डेवलप होती है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस इनटू में टाइम, यही होता है ना हीट का फॉर्मूला, करंट का स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस इनटू में टाइम। तो करंट अगर दोनों को सेम दी जाए, इस वायर को और इस वायर को, दोनों कंडक्टर को अगर करंट सेम दी जाए, तो इसका मतलब जो हीट है, टाइम भी अगर हम कांस्टेंट मान लें, तो हीट किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा वाला तार ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो जो पहला वाला तार है, जो पतला वाला तार है, क्योंकि जो पतला वाला तार है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है मोटे वाले तार से। तो पतले वाले तार का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो हीट है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी जो थिन वायर है, थिन वायर, उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस थिन वायर में, हीट प्रोड्यूस मोर। ठीक है ना। अब यहां पर आप स्टेटमेंट देखिए, अब स्टेटमेंट देखेंगे, द थिकर वन, देखिए ध्यान से, हमें कंक्लूजन क्या मिल गया, हमें कंक्लूजन कंक्लूजन सॉरी हमें कंक्लूजन ये मिल गया कि जो पतला वाला तार है उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पतले वाले तार की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज्यादा है। पतले वाले तार की रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, द थिकर वन विल अलाउ स्ट्रॉन्गर करंट टू पास थ्रू इट। ये तो गलत बात है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्गर करंट की बात ही नहीं कर रहे। द थिनर वन वुड अलाउ स्ट्रॉन्गर करंट टू पास थ्रू इट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि जिसमें आपको ये पता चले कि किसमें स्ट्रॉन्गर करंट फ्लो हो रही है, किसमें लेस करंट फ्लो हो रही है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड पास थ्रू बोथ द पीसेस प्रोड्यूसिंग मोर हीट इन द थिकर वन। इन्होंने कहा है कि जब हम दोनों कंडक्टर में सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें तो जो मोटा वाला तार होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये सी ऑप्शन में बोला, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ही आपका गिवन होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड पास। यानी जब दोनों कंडक्टर में सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जो पतला वाला तार है उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी मोटे वाले तार से। तो यही आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, चेक कर लीजिए। यही तो हमने कंक्लूजन निकाला, यहाँ पे देख लो एक बार। हमने कहा था हमारे पास दो कंडक्टर हैं, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, दो कंडक्टर हैं जिनकी लंबाई सेम है, जिनका मटेरियल सेम है, तो रजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ सेम होगी। लेकिन इन्होंने कहा है एक कंडक्टर की जो एरिया है वो डबल है, तो इसका मतलब एक कंडक्टर मोटा है और एक कंडक्टर पतला है। तो जो पतला कंडक्टर है उसका रेडियस रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आता है, क्योंकि मोटा वाला जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पतला वाला जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है। कब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दोनों में सेम मान लें, टाइम को सेम मान लें कि आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट टी सेकेंड में फ्लो हो रही है दोनों तार में, तो फिर हीट जो प्रोड्यूस होगी वो पतले तार में ज्यादा प्रोड्यूस होगी। देखा कितना शानदार क्वेश्चन था। चलिए ये था क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द अपर एंड लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस आर रिस्पेक्टिवली। आपने देखा होगा कि जिनको जो 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 बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग जो ज्यादातर एजेड हो जाते हैं, उनको जो चश्मा पहनाया जाता है उस चश्मे में दो टाइप के लेंस होते हैं। उस चश्मे में दो टाइप के लेंस आपको दिखाई पड़ते हैं, है ना, दो पोर्शन दिखाई पड़ते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कॉनकेव लेंस होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है चश्मे का, जो लेंस का नीचे वाला पोर्शन है वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है वो दूर की चीजों को देखने में मदद करता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पास की चीजों को देखने में मदद करता है। क्योंकि दूर की चीजें कम नहीं दिखाई पड़ती हैं जिनको मायोपिया होता है, और पास की चीजें किसको नहीं दिखाई पड़ती हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है। ये हमने डिफेक्ट ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर हम गाइस बात करें, ये हमारे पास बाइफोकल लेंथ है, तो जो ऊपर का लेंस है ये होगा कॉनकेव लेंस। ये क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस किसके लिए, ये होगा मायोपिया के लिए, यानी जिनको दूर की चीजें सही नहीं दिखाई पड़ रही होंगी उसको ये कॉनकेव लेंस की हेल्प से दिखाई पड़ेंगे। और ये क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए, जिनको पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें साफ दिखती हैं, तो पास की चीजें देखने के लिए
कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और जिनको पास की चीजें नहीं दिखती हैं उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखेंगी, पास की चीजें साफ नहीं दिखेंगी। और मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखेंगी, दूर की चीजें साफ नहीं दिखेंगी। तो मेरे ख्याल से आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया। ये बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा आपका, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कॉनकेव लेंस, नीचे वाला जो पोर्शन है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। भाई देखो, जब डिस्पर्जन होता है ना लाइट का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमेशा याद रखना कि जो व्हाइट लाइट है वो इस तरीके से 7 अलग अलग कलर में विभाजित हो जाती है, 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। हमें पता है कि जो मेरी व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विबज्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, विबज्योर। वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट कलर की, और जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की। यानी विबज्योर की तरफ जब आप आओगे, यानी इधर की तरफ, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है। वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है, यहाँ पर अगर आप इन दोनों की स्पीड सेम रहेगी, इन दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा क्या है, इन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ पे बात हो रही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, लाइट वेव की। ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है। देखिए वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट कलर का, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा विचलित होगी। ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा विचलित होगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो एक्सेलरेटेड एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट गलत हो जाएगा, स्लोड डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट ये आपका सही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन में हमेशा याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन में स्लो क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है ना। व्हाइट लाइट एयर से एंटर कर रही है, किसमें, देखो एयर से एंटर कर रही है व्हाइट लाइट प्रिज्म में, प्रिज्म में। अब प्रिज्म किसका है, कांच का है, ग्लास का है। प्रिज्म बना हुआ है कांच का यानी ग्लास का। तो जब, और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, प्रिज्म का, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 होता है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी तो कम हो जाएगी, इसकी जो लाइट की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, और जो सबसे ज्यादा डेविएशन होगा वो किसका होगा, वायलेट कलर का। तो सबसे नीचे आपको वायलेट कलर दिख रही होगी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। आंसर तो हमें पता चल गया, बी ऑप्शन होगा, स्लोड डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट। अब इसको हम ऐसे भी करवा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास प्रिज्म है, ये क्या है गाइस, प्रिज्म है। व्हाइट लाइट इस तरीके से आएगी, ध्यान से समझिए, ये प्रिज्म है, और व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर होते हैं इस तरीके से आएगी। ये एयर से एंटर करेगी, किसमें, एयर से। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मिनिमम होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर में लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहां पर इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये कांच में एंटर कर रही है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है लाइट, तो यहां पर इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब जैसे रिफ्रैक्शन होगा फिर यहां से जब बाहर निकलेगी तो ये फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और इसे हम डिस्पर्जन बोल देंगे, क्योंकि ये 7 अलग अलग कलर में टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जो सबसे नीचे वाला कलर होगा वो होगा वायलेट कलर। यानी जब प्रिज्म अगर ना होता, तो अंदाजा लगाइए अगर प्रिज्म ना रखा होता रास्ते में, तो जो व्हाइट लाइट है वो सीधी निकल जाती, सीधी निकल जाती ना। व्हाइट लाइट तो सीधी निकल रही थी, वो तो सीधी निकल जाती अगर प्रिज्म ना होता। तो प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को, जो वायलेट कलर है उसको कितना डेविएट कर दिया, इतने एंगल से डेविएट कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, वायलेट कलर यानी व्हाइट लाइट है जो सीधी निकल जाती व्हाइट लाइट, तो वायलेट भी सीधा निकल जाता। यानी जो अलग अलग कलर है वो डिस्पर्स नहीं होते, वो अलग अलग नहीं होते। तो प्रिज्म की वजह से जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट हो गया। और स्लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है तो स्लो हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे भी इसको याद रखना, यहाँ पे ही ब्रेक हो जाती है 7 अलग कलर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, स्लो डाउन यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी के अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, सी और डी ऑप्शन गलत क्यों है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसको जल्दी से देख लेंगे। एन ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच अलाउज अस टू सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय। जो ऑसिलोस्कोप होता है, इस तरीके से आप देखेंगे ऑसिलोस्कोप
ये हमारे लैब में भी हम लोग यूज करते हैं, लैब में हम इसकी प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी ऑसिलोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है? तो याद रखना ये साउंड वेव्स की वजह से देखा जा सकता है। किसकी वजह से? इसमें साउंड वेव यूज होती है। कौन सी वेव? साउंड वेव यूज होती है, साउंड वेव यूज होती है, याद रखेंगे। एन ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउ अस टू सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, we are given 3 copper wire of different length and different area of cross section, which of the following would have highest resistivity? यार ये बहुत माइंड गेम वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना लास्ट क्वेश्चन है, और ये माइंड गेम वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 वायर गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 वायर बना देते हैं। मान लो एक वायर ये गिवन है, ठीक है। इसमें क्या बोला इन्होंने, कहा है कि वी आर गिवन 3 कॉपर वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ, 3 कॉपर वायर है, ठीक है। एक कॉपर वायर गाइस हमने ये बना दिया, ठीक है। एक कॉपर वायर, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। एक कॉपर वायर ये बना दिया, एक कॉपर वायर ये बना दिया, और एक कॉपर वायर हमने ये गाइस बना दिया। 3 कॉपर वायर यहाँ पर दे रखे हैं, और तीनों कॉपर वायर की डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसकी लेंथ L1 मान ली और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लिया। इसकी लेंथ L2 मान ली, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मान लिया, और इसकी लेंथ L3 मान ली और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 मान लिया। अब आपसे पूछा है कि इसकी हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होगी, बताइए। कॉपर वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 mm डायामीटर, कॉपर वायर 25 सेंटीमीटर लेंथ एंड 0.5 mm डायामीटर, कॉपर वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 mm डायामीटर, या ऑल द वायर वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी। जितने भी वायर हैं वो कॉपर के हैं, जितने भी वायर हैं वो किसके हैं? कॉपर के। मटेरियल सेम है यहाँ पर, तो इसका मतलब तीनों की रेजिस्टिविटी गाइस सेम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की लेंथ पे, मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, मटेरियल डिफरेंट होगा तब रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना था, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है, देखिए ध्यान से, रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू में L डिवाइडेड बाई A, ठीक है, ये होता है। अब यहां से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। लेकिन रेजिस्टिविटी को अगर आप यहां से कैलकुलेट करो, जो कि निकल के आएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ, तो यहां से आपको लगेगा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया लेंथ इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ओनली मटेरियल पे, और रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इन दो चीजों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर 3 तार जो दे रखे हैं, 3 तार में सबके सब कॉपर के तार है, तो मतलब मटेरियल सेम है। अगर तीनों कॉपर के तार है, बस उनकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तीनों का मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तीनों की सेम होगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। हमें विभिन्न लंबाई और अनुप्रस्थ काट के विभिन्न क्षेत्रफल के 3 तांबे के तार दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? तो भैया किसी की सबसे अधिक नहीं होगी, सभी की एक समान होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के शानदार लेवल के क्वेश्चन। तो आप सभी ने अगर अभी तक एमबाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपका एमबाइब एप्लीकेशन पर 3D एनिमेशन के साथ, 3D विजुअलाइजेशन के साथ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कोई सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जब आप वहां पर 3D विजुअलाइजेशन के साथ देखोगे तो आप डेप्थ में कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। और क्वेश्चन की लॉट ऑफ, वहां पे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके सेक्शन में, तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से लर्न प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू आप अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो एमबाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज के लेक्चर में शानदार लेवल के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।